बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। उत्तराखंड से खबर मिल रही है, निकाय चुनाव की तैयारी तेज हो गई है। राज्य निर्वाचन आयोग ने तैयारी शुरू कर दी है और शुरू हुआ है वोटर लिस्ट रिवाइज करने का काम। इस साल के अंत में निकाय चुनाव हो सकते हैं। प्रदेश में कुल 102 नगर निकाय हैं, 9 नगर निगम हैं, 43 नगर पालिका और 50 नगर पंचायत। गढ़वाल में 6 और कुमाऊं मंडल में 3 नगर निगम हैं। इस समय ज्यादातर निकायों पर बीजेपी का कब्जा है। बीजेपी के लिए अहम है देहरादून और हल्द्वानी नगर निगम। निकाय चुनाव के रिजर्वेशन पर भी सभी पार्टियों की निगाहें जो है वो टिकी हुई हैं। हमारे सहयोगी शैलेंद्र हमारे साथ जुड़ गए। शैलेंद्र, क्या जानकारी मिल पा रही है? निकाय चुनाव की तैयारी जो है वो शुरू कर दी गई है। देखिए, बिल्कुल जिलों के स्तर पर निगम निकाय चुनाव की तैयारी पूरी तरीके से तेज कर दी गई है और जो जिला अधिकारी होते हैं, जो जिला निर्वाचन अधिकारी भी होते हैं, उन्होंने अपनी तरफ से जो बीएलओस को इंस्ट्रक्ट कर दिया है और रिवाइज करने का काम, ये जो वोटर लिस्ट होती है वो सबसे अहम होती है, उस वोटर लिस्ट को रिवाइज करने का काम वो शुरू हो चुका है। और साथ ही जो वोटर अवेयरनेस का कार्यक्रम होता है, स्वीप के कार्यक्रम होते हैं, वो भी अब धीरे धीरे हमको देखने को मिलेंगे और लगभग 2 महीने का वक्त दिया गया है, जिसमें की पूरी वोटर लिस्ट रिवाइज करके जो है वो राज्य चुनाव आयोग को सौंपी जानी है और उसके बाद जल्द ही जो है चुनाव की अधिसूचना भी लागू हो सकती है। हालांकि नवंबर के आसपास में बताया जा रहा है कि जो निकाय के चुनाव हैं वो हो सकते हैं। और सबसे अहम है जो 9 नगर निगम हैं, उस पर ज्यादातर में बीजेपी का कब्जा है। ऐसे में बीजेपी की निगाह है और बीजेपी की इज्जत का भी सवाल है, क्योंकि वो सत्ता में बैठी हुई है। और दूसरी तरफ कांग्रेस ने भी जो है एक तरीके से कमर बांध ली है। कांग्रेस ने भी अपनी कोशिशें शुरू कर दी हैं। कुछ प्रभारी जो है अलग अलग नगर निकायों के लिए उन्होंने नियुक्त कर दी हैं और बीजेपी ने भी अपने मंत्रियों को और संगठन के लोगों को इसकी जिम्मेदारी सौंपी है कि वो नगर निकाय की चुनाव की तैयारी करें। आगामी समय में जो नगर निकाय चुनाव होने हैं उनकी तैयारी में, यानी बीजेपी हो या कांग्रेस, दोनों ही संगठन अपने स्तर पर तैयारी शुरू कर चुके हैं। अब होना यह है कि आने वाले समय में जब नगर निकाय चुनाव का ऐलान होगा तो फिर पार्टियां किस तरीके से प्रदर्शन करती हैं, क्योंकि रिजर्वेशन जिस नगर निगम में अभी है और जिसमें जनरल सीटें हैं, उनमें क्या फेरबदल किया जाता है, यह देखने वाली बात होगी। और बहुत हद तक ये फैसले भी राजनीतिक फैसले होते हैं, तो आने वाले वक्त में बताएगा कि किस तरीके का रिजर्वेशन जो है राज्य निर्वाचन आयोग शैलेंद्र, चाहे चुनाव कोई भी हो, बीजेपी हमेशा तैयारियों में रहती है और हर स्तर पर देखा जाता है कि तैयारियां की जाती हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। आगे बढ़ेंगे, बात करेंगे हल्द्वानी की, जहां हल्द्वानी में 3 अप्रैल की रात कोतवाली घेरने के मामले में पुलिस ने 800 से भी ज्यादा अज्ञात लोगों पर केस दर्ज किया है। आपको बता दें कि 3 अप्रैल की रात में अवैध मस्जिद को सिटी मजिस्ट्रेट द्वारा सील किया गया था, जिसके बाद सैकड़ों मुस्लिमों ने कोतवाली का घेराव किया था और पुलिस कर्मियों से धक्का मुक्की की थी। पुलिस ने अब सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज कर जांच शुरू की है। जल्दी वीडियो फुटेज के आधार पर आरोपियों की गिरफ्तारी की जाएगी। आप ये सीसीटीवी कैमरा चेक कीजिए, 250 से 400 लोग यहाँ पे डेली नमाज पढ़ने आ रहे हैं। अब ऐसे में बवाल नहीं होगा, कैसे बवाल होगा? रुड़की में पुलिस और बदमाशों के बीच मुठभेड़। एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जिसे इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया ये जा रहा है कि खानपुर इलाके में चेकिंग के दौरान बाइक से आ रहे बदमाश अचानक भागने लगे, जिसके बाद पुलिस ने पीछा किया तो फायरिंग करने लगे। पुलिस की जवाबी फायरिंग में एक बदमाश के पैर में गोली लगी है, जबकि एक बदमाश फरार हो गया है। पकड़ा गया बदमाश यूपी के मुजफ्फरनगर का रहने वाला है और उस पर हत्या, डकैती समेत 8 मुकदमे दर्ज है। और इसमें एक संदिग्ध बाइक सवार जो है मुजफ्फरनगर साइड से थाना खानपुर क्षेत्र में आ रहा था, उसको एक रूटीन की चेकिंग की जा रही थी। वहाँ इंस्पेक्टर नवीन जोशी थे और उनके द्वारा बाइक सरमार जो है गाड़ी नहीं रोकी। जब उसका पीछा किया गया तो गन्ने खेत में भागे और फायर किया पुलिसकर्मी के ऊपर, जिस पर जवाबी कार्रवाई में भी पुलिसकर्मियों द्वारा फायर किया गया, जिससे एक बदमाश के पैर में गोली लगी। अभी प्राप्त नाबालिग छात्राओं के साथ यौन शोषण के आरोपी नरेंद्र शाह के मामले में बड़ी खबर है। नरेंद्र शाह की पहरेदारी के लिए पुलिस ने 2 सिपाही तैनात कर दिए हैं। पुलिस को शक है कि इलाज के बहाने नरेंद्र शाह फरार भी हो सकता है। और तो और आपको बता दें कि इसलिए अब नरेंद्र शाह की पहरेदारी शुरू हो गई है। न्यूज 18 की खबर का यह दमदार असर हुआ है। न्यूज 18 ने सवाल उठाए थे कि नरेंद्र शाह को अब तक गिरफ्तार क्यों नहीं किया गया, जिसके बाद यह एक्शन लिया गया है। तो वहीं पेट दर्द का बहाना बनाकर ऋषिकेश एम्स पहुंचे नरेंद्र शाह को डॉक्टर्स ने अब ठीक बताया है। हालांकि
आज नरेंद्र शाह की एंडोस्कोपी नहीं हो पाई है, माफ कीजिएगा, कल एंडोस्कोपी नहीं हो पाई है। नरेंद्र शाह को एम्स के येलो वार्ड में रखा गया है। देहरादून में नाबालिग स्टूडेंट के साथ यौन शोषण का आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह अब भी गिरफ्तारी से दूर है। आरोपी शाह मनमर्जी से अस्पताल बदल रहा है, इलाज के नाम पर पुलिस कार्रवाई से भाग रहा है, लेकिन खाकी उसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पा रही है। पोक्सो से संबंधित जितने भी मामले होते हैं, इसको एक तो तत्काल विधि सम्मत रूप से इसमें एफआईआर लॉन्च करके और जो भी वांछित विधिक कार्रवाइयां होनी चाहिए हम लोग उसको प्रोटोकॉल को फॉलो करते हुए कार्रवाई करते हैं। ये है राजधानी देहरादून के एसएसपी दलीप सिंह कुंवर। एसएसपी साहब खुद मान रहे हैं कि पॉक्सो एक्ट में तुरंत एक्शन होता है, गंभीर कार्रवाई होती है और दोषी को बख्शा नहीं जाता। मगर देहरादून में क्रिकेट कोचिंग के नाम पर छात्राओं के यौन शोषण का आरोपी क्रिकेट कोच नरेंद्र शाह अब भी सलाखों से कोसों दूर है। हफ्ते भर से ज्यादा का वक्त हो चुका है नरेंद्र शाह पर आरोप लगाने के बाद पॉक्सो एक्ट के साथ ही SC/ST एक्ट में केस दर्ज हो चुका है। यहाँ तक कि ऑडियो वायरल होने के बाद आरोपी नरेंद्र शाह छात्राओं को पहले धमका भी चुका है। मगर लगता है कि देहरादून पुलिस किसी अनहोनी का इंतजार कर रही है और इसलिए नरेंद्र शाह को खुला छोड़ा हुआ है। ये हालात तब हैं जबकि डॉक्टर कह चुके हैं कि नरेंद्र शाह पूरी तरह से ठीक है, वो पेट दर्द का बहाना बना रहा है। मगर मजाल है कि कोई नरेंद्र शाह को गिरफ्तार करना तो दूर, पूछताछ ही कर ले। सवाल खाकी पर इसलिए भी उठ रहे हैं क्योंकि आरोपी पूरी तरह से ठीक है, लेकिन मनमर्जी से अस्पताल बदल रहा है और पुलिस अधिकारी पॉक्सो एक्ट में तुरंत एक्शन का सिर्फ ज्ञान दे रहे हैं। चाहे 164 पीड़िता का 164 का बयान हो, कोई मेडिकल उसका कराना हो, जितने भी हो पॉसिबल जो भी प्रोटोकॉल्स हैं उसको फॉलो करते हुए और मुलजिम को अरेस्ट करते हुए और फिर फर्दर उसमें चार्जशीट नियत समय जमा मतलब संबंधित कोर्ट में प्रेषित करते हुए इसमें कार्रवाई की जाती है। इतना ही नहीं, नरेंद्र शाह और उसका परिवार चोरी के बाद सीनाजोरी पर भी उतर चुका है। मंगलवार को न्यूज 18 रिपोर्टर के साथ बदसलूकी की गई, मगर पुलिस को इससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता। जबकि पॉक्सो एक्ट के आरोपी को ऐसे खुला छोड़ा ही नहीं जाता और अगर इलाज की जरूरत भी थी तो पुलिस की कस्टडी में ही उसका इलाज कराया जाता। लिहाजा पुलिस पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। बच्चे इन्वॉल्व हैं, सेंसिटिव इशू है, तो काफी लोग होते हैं जो अपना फायदा निकालने की कोशिश करते हैं, चाहे वो कोर्ट में हो, आउटसाइड द कोर्ट हो, चाहे वो इन्वेस्टिगेशन वाले हो, ये सब अपना फायदा निकालने की कोशिश करते ही है। मासूम नाबालिग बच्चियों के साथ एक क्रिकेट कोचिंग चलाने वाला गंदी हरकत करता है, सबूत के तौर पर उसका ऑडियो भी आ जाता है। शर्म के मारे खुद क्रिकेट कोच आत्महत्या की कोशिश भी कर लेता है, मगर लगता है देहरादून पुलिस को ये सब दिखता नहीं है। इसलिए तो अब भी नरेंद्र शाह पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है और कार्रवाई कब होगी ये भी पता नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। उत्तरकाशी से एक खबर है। यहाँ बता दें कि हुडियाना गांव में दहेज हत्या के आरोपी देवर और ससुर को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। मृतक महिला के दादा ने ससुराल पक्ष के 5 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया था। पुलिस का कहना है कि जल्द ही बाकी लोगों को भी गिरफ्तार कर लिया जाएगा। 27 मार्च की बात है ये, जब इस गांव में निवासी दीपा का शव संदिग्ध हालत में गांव से कुछ दूर पेड़ से लटका मिला। दीपा की शादी 6 साल पहले नवनीत के साथ हुई थी। नवनीत नोएडा में काम करता है और दीपा के दादा ने आरोप लगाया है था कि शादी के बाद ही दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता था और दहेज की मांग पर ही हत्या की गई है। कल हमने इसमें 2 जो नामजद अभियुक्त थे इसमें उनको गिरफ्तार कर लिया था, जिसमें ये जो है जगमोहन सिंह बिष्ट जो इनके ससुर हैं और एक रॉबिन सिंह बिष्ट जो इनके देवर हैं। इसमें इन दोनों को गिरफ्तार कर लिया गया है।
देहरादून में MDDA ने अवैध प्लॉटिंग पर सख्त एक्शन लेते हुए JCB से ध्वस्त कर दिया है। शांति विहार के निरंजनपुर इलाके में 5 बीघा जमीन पर अवैध रूप से प्लॉटिंग की जा रही थी, जिसकी सूचना पर MDDA ने कार्रवाई करते हुए बुलडोजर से प्लॉटिंग को ध्वस्त कराया। देहरादून में राज्य आंदोलनकारियों ने सीएम पुष्कर सिंह धामी का आभार जताया है। सीएम हाउस के मुख्य सेवक सदन में पहुंचकर आभार जताया है। 10% आरक्षण के फैसले के लिए सीएम का धन्यवाद दिया है। सरकार ने आंदोलनकारियों का आरक्षण बहाल किया था। सीएम ने आंदोलनकारियों को बाकी समस्याएं भी जल्द दूर करने का भरोसा दिया है। चारधाम यात्रा से ठीक पहले गढ़वाल मंडल विकास निगम और कुमाऊं मंडल विकास निगम के 900 से ज्यादा कर्मचारियों ने सांकेतिक धरना दिया है। सालों से अस्थायी रूप से काम कर रहे इन कर्मचारियों ने नियमितीकरण की मांग की है। बुधवार को कुमाऊं मंडल के कर्मचारियों ने KMVN और गढ़वाल मंडल विकास निगम के कर्मचारियों ने GMVN मुख्यालय में सांकेतिक धरना दिया। कर्मचारियों का कहना है कि यदि 10 अप्रैल तक उनकी मांगों को नहीं माना गया तो वो अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। जोशीमठ में आई प्राकृतिक आपदा को 3 महीने पूरे हो चुके हैं। ऐसे में जोशीमठ में 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थिति ढाक गांव में प्रीफैब्रिकेटेड भवन बनाने का काम भी जारी है, जो अब अंतिम चरण में पहुंच चुका है। अभी यहां पर 15 घर बनाए गए हैं। इसके साथ ही 90 से ज्यादा घर बनाने का भी प्लान तैयार किया गया है। ढाक में लगभग 15 प्री फैब्रिकेट हट बनाकर भी तैयार कर दिए हैं। और आप देखिए, हम आपको आज ये तस्वीरें ढाक की दिखा रहे हैं। यहाँ पे जो कार्य चल रहा है उसकी तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अंदर आप देखिए, ये कमरे प्रभावित लोगों के लिए बनाए गए हैं। इनमें टाइल्स अब लग चुकी है, बिजली की जो व्यवस्था है वो कर दी गई है। इसके अलावा जो सीलिंग की व्यवस्था है वो भी आप ऊपर छत में देख सकते हैं कि सीलिंग लगा दी गई है, क्योंकि पहाड़ों में अधिकांश जब मौसम बदलता है तो कड़ाके की ठंड पड़ती है। तो उसको भी ध्यान में रखते हुए ये जो भवन है ये बनाए जा रहे हैं। इसके अलावा देखिए, ये जो ये अंदर के आप 2 कमरे देख रहे हैं, ये पूरा एक 2 रूम सेट बनाया गया है। इसमें जो लोग हैं प्रभावित वो यहाँ पे रहेंगे। तो जो उत्तराखंड सरकार जोशीमठ में भूदशाओं को लेकर जो गंभीर है, उसको अगर देखा जाए तो कहीं ना कहीं धरातल पर वो चीज़ें अब दिखाई भी दे रही हैं। जो निर्माण कार्य हैं वो हो रहे हैं, सड़कों को ठीक किया जा रहा है, रास्तों को ठीक किया जा रहा है। इसके अलावा जो घर हैं वो यहाँ पे बनाए जा रहे हैं। और आप देखिए, ये इस रूम में रहने वाले लोगों के लिए किचन भी यहाँ पे बनाया जा रहा है। तो कहीं ना कहीं जो सरकार का जो प्रयास है कि लोगों को अब राहत दी जाए। लोगों के जो आशियाने उजड़ गए हैं, लगभग 181 परिवार ऐसे हैं जिनके घर उजड़ गए हैं, उनको व्यवस्थित तौर पर रखा जाए। ऐसे में कहीं ना कहीं सरकार का ये प्रयास सराहनीय है। और अब आने वाले दिनों में धीरे धीरे लोगों को यहाँ पे बसाया जाएगा। नितिन सेमवाल, न्यूज़ 18 ढाक गाँव।